हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन के हमने टाइप स्टार्ट कर रखे थे। लास्ट जो हमने टाइप स्टार्ट किया है वो था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का हमने बेसिक सारा जान लिया था। अब हमें क्या करना है, एक एक रिलेटिव प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे, दैट इज हु रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे हु रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इसलिए इसके आगे रिलेटिव प्रोनाउन हेडिंग जरूर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, हु। ठीक है, तो हु के बारे में अगर मैं बात करूं तो हु जो है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होगा। ओनली फॉर पर्सन, यूज्ड ओनली फॉर पर्सन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम ना तो एनिमल्स के लिए इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ना ही किसी और चीज के लिए, हम किसी थिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, पर्सन के लिए यूज होगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमने रिलेटिव प्रोनाउन के लिए जो बात हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास दो क्लोजेस तो होने ही चाहिए। अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, या मैं बोलूं उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लोज है, तो वहां पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे होंगे, रिलेट ही नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि शी हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से हु को हटा भी दूं सेंटेंस में से, तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे यहाँ पे इस शी को कुछ भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम मेरे पास यहाँ एक क्लोज तो होना चाहिए था। जैसे मैं कह दूं कि दिस इज द गर्ल हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो दिस इज द गर्ल एक क्लोज है मेरे पास, दूसरा क्लोज ये है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि शी, यहाँ पे मेरे पास एक क्लोज होना चाहिए था और यहाँ पे एक क्लोज होना चाहिए था, तभी तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी उनको रिलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट गिवन है, या मैं बोलूँ ये एक ही क्लोज गिवन है, इसी को हम सेंटेंस भी बोल देंगे। ये सारी चीजें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास कितने क्लोजेस होने चाहिए, दो क्लोजेस तो होने ही चाहिए, तभी हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर पाएंगे। अगर हमारे पास एक ही क्लोज है तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए, इसके बाद हेडिंग बनाइए केस ऑफ टू क्लोजेस या टू स्टेटमेंट्स, कुछ भी बोल लीजिए। केस ऑफ टू क्लोजेस या फिर टू स्टेटमेंट्स, केस ऑफ टू क्लोजेस या फिर स्टेटमेंट। ठीक है, टू क्लोजेस या टू स्टेटमेंट्स। तो जब हमारे पास दो क्लोजेस हैं या दो स्टेटमेंट्स हैं, तब हम रिलेटिव प्रोनाउन हु को कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल हु प्ले या फिर प्लेज, हु प्ले या फिर प्लेज क्रिकेट। आई नो द गर्ल हु प्ले या फिर प्लेज क्रिकेट। मैं उस लड़की को जानती हूँ जो कि क्या करती है, क्रिकेट खेलती है। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स, ये चीज मैं आपको कल सिखा चुकी हूँ, यहाँ प्ले वर्ब आनी चाहिए या प्लेज वर्ब आनी चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो स्टूडेंट्स, पिछला लेक्चर जरूर लगा लेना, क्योंकि वहां पे मैंने सिर्फ आपको रिलेटिव प्रोनाउन का बेस आपका तैयार किया था, वो आपका तैयार है, उससे चीजें आगे बात कर रहे हैं हम, एक एक रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। तो ये जो हु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट हमारा कैसा है स्टूडेंट्स, सिंगुलर है। और एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। वर्ब भी हमारी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एक क्लोज हमारे पास ये है, आई नो द गर्ल, और एक क्लोज मेरे पास क्या है, हु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट। तो प्ले का सब्जेक्ट क्या है, हु, और हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल को। तो इनडायरेक्टली जो प्लेस का सब्जेक्ट है वो कौन है, गर्ल ही है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने यही पढ़ा था, जो नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनाकर अगले क्लोज से रिलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो हमें पता है कि ये वाला जो क्लोज है ये आपका कैसा क्लोज बनेगा, रिलेटिव क्लोज। ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, रिलेटिव क्लोज। और ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस लड़की को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये आपका हमेशा ही कैसा क्लोज बनेगा,
एडजेक्टिव क्लोज बनेगा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया दो क्लोजेज या स्टेटमेंट्स का जो केस है वो हमारा कैसा बनेगा, और ये हमेशा ही किसके लिए यूज होगा, पर्सन के लिए यूज होगा। तो कल हम जितनी भी चीजें सीख रहे थे, कल हमने रिलेटिव प्रोनाउन का बेस बनाने के लिए जितने भी सेंटेंसेस को यूज किया या जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे थे, दैट मीन्स कि वहाँ हमने दो क्लोजेस की चीजें जो है वो ऑलरेडी देख ली है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पर्सन को लेकर आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, पर्सन को लेकर आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, वो आपका वहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपको यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हु को यूज करेंगे। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हु है वो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म दिख रही है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? बिल्कुल, हु जो है आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये प्लेज वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। एक और सेंटेंस अगर मैं बोलूं, द thief has been arrested, who was there? The thief has been arrested, who was there? ठीक है, जो थीफ है वो अरेस्ट हो चुका है, जो वहां था। अब हमने कल सीखा था, पोजीशन सीखी थी कि एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही आपका रिलेटिव क्लोज लिखा जाता है, या एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है। अब अगर इस चीज का देखें तो इसका तो एंटीसीडेंट क्या बन गया, एक वर्ब बन गया, कोई सेंस नहीं आती। अरेस्टेड हु वाज देयर, क्या कोई सेंस आ रही है? नहीं। तो हमें रिलेटिव क्लोज तो सीधा सीधा दिख रहा है, हु वाज देयर। तो मुझे बता दो स्टूडेंट्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारा रिलेटिव क्लोज है या मैं बोलूँ एडजेक्टिव क्लोज है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? थीफ के लिए। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी? इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द thief who was there has been arrested। जो थीफ वहां था वो अरेस्ट हो चुका है। तो इसकी पोजीशन कहाँ आएगी? थीफ के जस्ट बाद आएगी, क्योंकि इसी का रिलेटिव क्लोज है, इस थीफ को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसकी पोजीशन जस्ट आफ्टर एंटीसीडेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें दो ही क्लोजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो क्लोजेस का जो सेंटेंस है वो सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे बात पर्सन की ही हो रही थी, इसलिए हमने क्या यूज कर लिया? हु यूज कर लिया। मुझे बताएंगे हु जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का? बिल्कुल, जो हु है वो सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब क्या दिख रही है? वॉज, और इसका ये सब्जेक्ट है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली जो सब्जेक्ट हुआ इसका क्या हुआ? वो थीफ ही हुआ। समझ में आया? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, केस ऑफ 3 क्लोजेज और 3 स्टेटमेंट्स। केस ऑफ 3 क्लोजेज या फिर 3 स्टेटमेंट्स। दो का हमने देख लिया, ठीक है। कल भी हमने जितने भी एग्जाम्पल किए थे उसमें ज़्यादातर केसेस आपके किसके थे? दो क्लोजेज के ही थे। नेक्स्ट लिखिए, केस ऑफ 3 क्लोजेज या फिर स्टेटमेंट। केस ऑफ 3 क्लोजेज या फिर स्टेटमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखेंगे, अगर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आपको ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि आई नो द बॉय हु रन्स फास्ट। आई नो द बॉय हु रन्स फास्ट। मुझे बताइए, ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। मुझे बताइए कितने क्लोज दिख रहे हैं? हमें 2 क्लोज दिख रहे हैं, आई नो द बॉय एंड हु रन्स फास्ट, ठीक है। तो ये जो हु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका एडजेक्टिव क्लोज हो गया, 2 ही क्लोज का सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नहीं लगता जब हम हु को यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो हु है उसके बाद हमारे पास एक क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। हु है जो उसके बाद हम हमेशा किसको लिख रहे हैं? वर्ब को। और ये किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे, किसी भी सेंटेंस को उठा के देख लेना, उसमें जो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं वो यही लिख रहे हैं, हु प्लस में वर्ब। और इसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? रिलेटिव क्लोज बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव क्लोज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 क्लोजेस की बात थी। इसी सेंटेंस को अब ध्यान से देखना, मैं क्या लिखने जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ आई नो द बॉय हु my friend says runs fast। ठीक है। मैं उस लड़के को जानती हूँ जिसे मेरा फ्रेंड कहते हैं कि तेज दौड़ता है, ठीक है। अब ध्यान दो, एक क्लोज आपको क्या दिख रहा है? आई नो द बॉय। एक क्लोज आपको क्या दिख रहा है? आई नो द बॉय। एक क्लोज हमें क्या दिख रहा है? माई फ्रेंड सेज। एक क्लोज हमें क्या दिख रहा है? माई फ्रेंड सेज।
लेकिन आपको नहीं लगता ये जो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है ये सेंटेंस यहीं पे जाकर पूरा हो रहा है, हु रन्स फास्ट। अगर मैं माय फ्रेंड सेज को हटा भी दूं तो मेरा सेंटेंस ऊपर वाला ही तो बन रहा है। अगर मैं यहां से माय फ्रेंड सेज को हटा दूं तो सेंटेंस मेरा ऊपर वाला ही बन रहा है, ठीक है। तो 3 क्लोजेज या 3 स्टेटमेंट्स में आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा 2 क्लोजेज वाला केस था वो तो एज इट इज ही है, एक क्लोज मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई, एक क्लोज मेरे पास क्या आ गई, एक्स्ट्रा आ गई। बस यही बात आपको समझनी है, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा क्लोज से हमारे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने जस्ट क्या किया है, कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। लेकिन इस हु से जो आपका रिलेटिव क्लोज बन रहा है वो यही बन रहा है, हु रन्स फास्ट। ये तो सिर्फ हमने एक एक्स्ट्रा क्लोज को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम 3 क्लोजेस में भी क्या लगा सकते हैं, हु लगा सकते हैं। लेकिन ये हु जो है वो ये किसका सब्जेक्ट है, इस रन्स का ही सब्जेक्ट है। ये किसका सब्जेक्ट है, इस रन्स का ही सब्जेक्ट है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो हु जो है वो किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो इतनी डिटेल में आपको चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था, आज फिर से बोल रही हूँ, ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके कंप्लीट सिलेबस चल रहा है इंग्लिश का। तो आपको बस सीखते हुए चले जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता लाइफ में कब हमारा क्या मन कर जाए कि हम इस लेवल का एग्जाम दें, ठीक है ना। तो हमें बस चीज़ें सीखते हुए चले जाना है, ये नहीं सोचना कि हमारे एग्जाम में इस लेवल तक की चीज़ें पूछी जाएंगी या नहीं। तो अगर आप बेसिक से एग्जाम दे रहे हो तो बेसिक लेवल की चीज़ों तक आपका काम चल जाएगा, बेसिक आपने सीख लिया। अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो एडवांस लेवल की चीज़ें भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं इतना डिटेल में तो हमारे पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा तो हम नहीं सीखते हैं, क्या पता कहाँ पे कब चीज़ें आपको यूज़ हो जाएं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम बात करें माय फ्रेंड सेज, ये भी हमें एक क्लोज दिख रहा है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो द बॉय है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हु। तो आपको नहीं लगता कि हु माय फ्रेंड सेज इसके बारे में ही तो ये मेरा दोस्त इसके बारे में ही तो कह रहा है, ये मेरा दोस्त जो बात कह रहा है वो इसके बारे में ही कह रहा है, ठीक है, इसके बारे में कह रहा है। तो और ये जो हु है वो इसके लिए भी यूज हो रहा है, रन्स फास्ट, क्योंकि ये बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव क्लोज है, ये भी एडजेक्टिव क्लोज है क्योंकि एक प्रोनाउन को मीनिंग दे रहा है, और ये भी एडजेक्टिव क्लोज है क्योंकि ये एक नाउन को मीनिंग दे रहा है। तो ये भी एडजेक्टिव क्लोज है, और हु रन्स फास्ट ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जो ये आपका हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ये 2 एडजेक्टिव क्लोज के लिए यूज हुआ है, ये 2 एडजेक्टिव क्लोजेस के लिए यूज हुआ है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है कि इसको भी मैंने एडजेक्टिव क्लोज क्यों बोला है, क्योंकि ये इसके बारे में ही बात कर रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग देता है उसे हम एडजेक्टिव क्लोज ही कहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई तो यहीं से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, एडजेक्टिव क्लोज लिख लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 2 एडजेक्टिव क्लोज थे और हु जो है वो 2 एडजेक्टिव क्लोज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो अगर मैं इस पूरे सेंटेंस में बात करूं तो आपको मेन स्टेटमेंट कौन सी दिख रही है, दिस वन, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानती हूँ। बाकी सारी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारी तो कैसी इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो मेन स्टेटमेंट तो हमारी कौन सी है, दिस वन, आई नो द बॉय। तो दैट मीन्स कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, मेन स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, मेन स्टेटमेंट को लिखेंगे हम लोग, लिख ली हमने। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, हु को, रिलेटिव प्रोनाउन को। इसके बाद ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्लोज आ जाती है, ये वाली। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाती है, 3 क्लोजेस के केस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, एक एक्स्ट्रा क्लोज आ गई, दिस वन। लेकिन ये भी काम किसका करेगी, एडजेक्टिव क्लोज का ही काम करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, जैसे कि ये सब्जेक्ट गिवन है माय फ्रेंड और ये वर्ब गिवन है सेज, ठीक है। आगे भी कुछ भी सेंटेंस हो भी सकता है, ना भी हो, और खाली क्या हो सकता है आपके पास, वर्ब प्लस में सेंटेंस। सब्जेक्ट ना गिवन हो, सब्जेक्ट नहीं गिवन होगा तो दैट मीन्स कि ये हु ही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास एक वर्ब होगी और आगे स्टेटमेंट की जरूरत है तो हम उसको लिख देंगे, ठीक है।
तो थ्री क्लॉजेस का स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये बनता है, थ्री क्लॉजेस का स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये बनता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा होगा, ये हु, और इसकी जो मेन क्लॉज बन रहा होगा वो कहाँ बन रहा होगा, वर्ब। ये हमारी कैसे क्लॉज हो गई, एक्स्ट्रा क्लॉज हो गई। तो हु जो है इसको भी डिफाइन कर रहा है और हु जो है उसको भी डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थ्री क्लोजेस में ध्यान रखनी है। अगर थ्री क्लोज का सेंटेंस भी आपको दिख रहा है तो आप उसको गलत ना करके आएँ, उसको ध्यान से समझें और ध्यान से सेंटेंस को सॉल्व करें। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये केस था आपका तीन क्लोजेस या फिर तीन स्टेटमेंट्स का। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हु का, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग बनाएंगे केस ऑफ प्रीपोजिशन, केस ऑफ प्रीपोजिशन। तो हेडिंग बनाएंगे केस ऑफ प्रीपोजिशन, केस ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें प्रीपोजिशन कब और क्यों यूज करना है, प्रीपोजिशन कब और क्यों यूज करना है। तो प्रीपोजिशन हमें पता है स्टूडेंट्स एक रिलेटिंग वर्ड होता है, जहां पे हम चीजों को रिलेट नहीं कर पाते वहां पे हमें एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है। दूसरी बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा ही अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, प्रीपोजिशन हमेशा ही अपने बाद एक अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ये बात मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बहुत डिटेल में समझाई है, तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो पहले अपने पिछले लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो दैट मीन्स कि अब मुझे अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और हमने देखा हु जो है हमारा वो किस तरीके से यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म की तरह से यूज हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हुम यूज करना पड़ेगा। कैसे, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय एंड दे मेट हिम, दिस इज द बॉय एंड दे मेट हिम, ठीक है। मुझे बताओ क्या इनको रिलेट करने के लिए इस वर्ब को और इस ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए क्या मुझे किसी प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट दिख रही है? नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है, दे मेट हिम, वो उससे मिले। तो कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत हमें नहीं है इनको रिलेट करने के लिए, क्योंकि सेंटेंस हमारा ऑलरेडी सही बन रहा है, दे मेट हिम, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, एक कंजंक्शन को यूज कर लिया और एक मैं प्रोनाउन को यूज कर रही हूं, और यहाँ पे मैं बोलूं ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ये हिम जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, इस बॉय के लिए ही यूज हो रहा है। ये हिम जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, इस बॉय के लिए यूज हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक प्रोनाउन भी आ जाए, और मैं चाह रही हूँ कि एक ही वर्ड से मेरे कंजंक्शन का काम भी चल जाए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं तो ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट मुझे क्या दिख रहा है, ये दे दिख रहा है, और ये हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये हिम किसके लिए यूज हुआ है, इस बॉय के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि इस क्लोज के लिए ये बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस क्लोज के लिए ये बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं कंजंक्शन और प्रोनाउन को कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड लिखना चाहती हूं, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस इज द बॉय whom they met, this is the boy whom they met। ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी, आई थिंक अब आपको क्लियर है। this is the boy whom they met, तो अगर मैं बोलूं they met whom, they met whom किससे मिले, इस लड़के से। तो दैट मीन्स कि अब जो ये whom है ये किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और ये अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये whom किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को, तो इस क्लोज के लिए ये बॉय जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनाकर, तो इस रिलेटिव क्लोज का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर रिलेटिव क्लोज से रिलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा होम क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हुआ। ये बात क्लियर है, अभी हमें किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं थी। अब मैं आपके सामने इसको नोट कर लीजिए, एक और सेंटेंस लिख रही हूँ, फिर देखना कि हमें किस तरीके से जो है वो प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ये आपने लिख लिया होगा, मैं रब कर देती हूँ। ये बात हम सबको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है।
तो एक सेंटेंस और है आपके पास, और वो क्या है, दिस इज द बॉय एंड they were talking him. This is the boy and they were talking him. ये वो लड़का है और वे उससे बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या आप इस वर्ब को और इस ऑब्जेक्ट को रिलेट कर पा रहे हो? टॉकिंग हिम नहीं, कुछ कनेक्शन सा हमें फील नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे क्या है, किसकी जरूरत है, प्रीपोजिशन की जरूरत है इनको रिलेट करने के लिए। और मैंने प्रीपोजिशन क्या यूज कर लिया स्टूडेंट्स? टू यूज कर लिया, टॉकिंग टू हिम। अब सेंटेंस मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, दे वर टॉकिंग टू हिम। जैसे मैं बोलूं आई वेंट रोहन, तो एक कनेक्शन फील नहीं हो रहा, हम रिलेट नहीं कर पा रहे। आई वेंट आफ्टर रोहन, आई वेंट बिफोर रोहन, आई वेंट टू रोहन, दैट मीन्स हमें उनको रिलेट तो करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर है, दे वर टॉकिंग हिम, तो दैट मीन्स कि उसके बारे में बात कर रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन की जरूरत है, हम मीनिंग नहीं निकाल पा रहे। तो मैंने प्रीपोजिशन क्या यूज कर लिया? टू यूज कर लिया। तो अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत थी? प्रीपोजिशन की जरूरत थी, मीनिंग को पूरा करने के लिए, इनको रिलेट करने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये हिम जो है वो किसके लिए यूज हुआ है स्टूडेंट्स? इस बॉय के लिए। ये जो हिम है वो किसके लिए यूज हुआ है? इस बॉय के लिए यूज हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हमारे पास प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये क्लियर है। लेकिन सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया है? एक कंजंक्शन को यूज किया है। तो अब मैं कुछ ऐसा वर्ड चाहती हूं जो मेरे कंजंक्शन का काम भी पूरा कर दे और जो मेरे प्रोनाउन का काम भी पूरा कर दे। दैट मीन्स कि मैं इनको कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड लिख लूं, तो ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलो मैं यहीं लिख देती हूँ। अगर मैं बोलूँ इस सेंटेंस को लिखना चाहूँ तो मैंने लिखा दिस इज द बॉय whom they were talking. This is the boy whom they were talking. बात समझ में आई? This is the boy whom they were talking. ये लिख लिया मैंने, एंड की जगह और हिम की जगह मैंने क्या यूज कर लिया? होम यूज कर लिया। अब देखो, they were talking whom, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस वर का ये होम क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस वर का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉरी, वर्क का वर्ड टॉकिंग का लगा लो, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ कि हमने देखा कि टॉकिंग के बाद तो प्रीपोजिशन आ रहा था इनको रिलेट करने के लिए। तो ये कह रहा है कि भाई मेरा प्रीपोजिशन कहाँ गया? बिना प्रीपोजिशन के तो मैं रिलेट ही नहीं कर सकता कि भाई इसके बारे में बात हो रही थी या इससे बात हो रही थी, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहते हो वो बताओ मुझे। तो दैट मीन्स कि मैं बिना प्रीपोजिशन के नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा मीनिंग पूरा ही नहीं हो रहा बिना प्रीपोजिशन के। आप मुझे रिलेट ही नहीं कर पाओगे बिना प्रीपोजिशन की कि भाई इस लड़के के बारे में बात हो रही थी या इस लड़के से बात हो रही थी। वो हमें किससे पता लगा? ये प्रीपोजिशन लगाने से पता लगा। तो जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दी तो दैट मीन्स कि इसकी जो प्रीपोजिशन थी मुझे वो प्रीपोजिशन भी तो लगानी पड़ेगी, तो वो प्रीपोजिशन मैं कहाँ लगाऊंगी? जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है उससे जस्ट पहले, क्योंकि प्रीपोजिशन वहीं आएगी जहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसका टू का ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? यहाँ पे दे वर टॉकिंग टू होम, किससे बात कर रहे थे? अब मीनिंग आ गया। तो दैट मीन्स इस होम ने ऑब्जेक्ट का काम किया और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? इस बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बॉय को। तो इस सेंटेंस का अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट कौन है? बॉय है, ठीक है। इसको रिलेट करने के लिए मैंने कैसा प्रोनाउन यूज किया? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज की, रिलेटिव प्रोनाउन की। हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या थी आपकी? हुम थी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और अगर इसको प्रीपोजिशन की जरूरत है तो प्रीपोजिशन हमें इसके साथ में लगानी पड़ेगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई थिंक आपको जो है वो चीज़ें समझ में आई। तो होम, अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था तो हमने होम को यूज़ किया, और अगर उस होम को रिलेट करने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन की ज़रूरत है तो हम उस प्रीपोजिशन को उसके साथ ही लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर ये बातें आपको समझ में आई तो एक सेंटेंस मुझे सॉल्व करके बताएंगे और लिखेंगे
लिखिए सेंटेंस, अगर मैं बोलूं आपको these are the teachers, these are the teachers to whom we all know। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। दीज आर द टीचर्स टू होम वी ऑल नो। अब देखो सिंपल सीधा आपको क्या करना है कि इस होम को पीछे लगा के देखो, ठीक है। देखो मैं बताती हूं कैसे। इसको हम कहां लगा के देखें, पीछे लगा के देखें। दैट इज वी ऑल नो टू होम, हमने ये कर दिया, वी ऑल नो टू होम, ठीक है। अब हम कह रहे हैं वी ऑल नो, किसको जानते हैं, दीज आर द टीचर्स, हम किसको जानते हैं, इन टीचर्स को जानते हैं। अब इस टू होम की जगह, या फिर मैं कहूं टू होम की जगह नहीं, किसकी जगह पे, होम की जगह पे क्या रख लो, द टीचर्स। इस होम की जगह पे क्या रख लो, द टीचर्स। ये समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, एक बार ये चीज दिमाग में बैठी तो आप क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, वी ऑल नो द टीचर्स, हम जो है वो हम सभी टीचर्स को जानते हैं। वी ऑल नो द टीचर्स। मुझे बताओ क्या इनको रिलेट करने के लिए, नो और टीचर्स को रिलेट करने के लिए क्या मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत दिख रही है, नहीं। वी ऑल नो द टीचर्स, सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है, यहाँ पे मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत थी ही नहीं। और यहाँ पे अगर मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत थी ही नहीं स्टूडेंट्स, तो हम ऊपर वाले सेंटेंस में भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। बस आपको यही चीज सीखनी है। तो जब भी आपको होम के साथ एक कोई प्रीपोजिशन दिख रही है तो उसको पीछे ले जाओ, सेंटेंस के बिल्कुल पीछे ले जाओ और चेक करो कि वहां पे मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत है भी या नहीं। उनको रिलेट करने के लिए मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत है भी या नहीं, वर्ब और ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत है भी कि नहीं। अगर जरूरत नहीं है तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा के जो आपको दिया था उसको हटा दो, और अगर जरूरत है तो प्रीपोजिशन हमारी बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपको बताया है। एक दो क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वहां पे हमें प्रीपोजिशन की जरूरत है या नहीं। तो जब आप सेंटेंस को बिल्कुल सीधा बना के देखेंगे तो आपको अपने आप चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको जो है वो समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने ये तो देख लिया कि प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो हमने ऑब्जेक्ट का केस तो बहुत अच्छे से सीख लिया, ठीक है। लेकिन बात आ रही है कि ये तो हमने किसके साथ सीखा, हुम के साथ, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी। लेकिन अगर सेंटेंस में हमें हु की ही जरूरत हो, वहां हम हुम लगा ही नहीं सकते, फिर क्या करेंगे प्रीपोजिशन का। तो ध्यान से देखना, अब मैं किसका केस बताने जा रही हूं आपको, वापस से हु की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि हु जो है सेंटेंस में किसका काम करती है, सब्जेक्ट का काम करती है। हु जो है सेंटेंस में किस तरीके से यूज होती है, सब्जेक्ट के तरीके से यूज होती है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या प्रीपोजिशन एक सब्जेक्ट से पहले आ सकती है, क्या प्रीपोजिशन एक सब्जेक्ट से पहले आ सकती है, नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो प्रीपोजिशन कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकती। ये बात अपने दिमाग में हमें सबसे पहले बिठानी है कि प्रीपोजिशन कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। और हु को हमने देखा है कि ये हमेशा ही किसकी बात करता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है सेंटेंस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको एक सेंटेंस, अगर मैं बोलूं कि दिस इज द बॉय अबाउट whom we were talking, दिस इज द बॉय अबाउट whom we were talking। मैंने अभी बताया सेंटेंस को सोल्व करने का तरीका, इसको पीछे ले जाओ, we were talking about whom। अब आपको ये पता है whom जो है वो बॉय के लिए यूज हो रहा है, तो whom को किससे रिप्लेस कर दो, द बॉय से रिप्लेस कर दो। तो we were talking about the boy, तो दैट मीन्स मुझे वहां अबाउट की जरूरत थी, प्रीपोजिशन की जरूरत थी इनको रिलेट करने के लिए। तो ये प्रीपोजिशन जो है वो मेरा बिल्कुल सही है। और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेती है, तो मैंने यहाँ पे किसको लिखा है, whom को ही लिखा है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। चलिए एक सेंटेंस और लिखती हूं मैं, अगर मैं लिख दूं दिस इज द बॉय अबाउट whom, ये ध्यान से समझना, दिस इज द बॉय अबाउट whom माय फ्रेंड्स से runs fast।
दिस इज द बॉय अबाउट होम माई फ्रेंड्स से, अबाउट होम, चलिए थोड़ा सा हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोलूँ, ऊपर वाला ही सेंटेंस लिख लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस जो है वो पता लगे। अबाउट होम वी वर टॉकिंग, अबाउट होम वी वर टॉकिंग रन्स फास्ट, अबाउट होम वी वर टॉकिंग रन्स फास्ट। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस को ही मैंने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऊपर वाला आई थिंक आपको समझ में आया कि वहां हमें प्रीपोजिशन की जरूरत थी, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म हूम ही लिख रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है हमें एक मेन स्टेटमेंट, दैट इज दिस इज द बॉय। एक स्टेटमेंट क्या दिख रही है, दिस इज द बॉय। दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या दिख रही है, वी वर टॉकिंग। दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या दिख रही है, वी वर टॉकिंग। और एक स्टेटमेंट और दिख रही है हमें क्या, रन्स फास्ट। एक स्टेटमेंट और क्या दिख रही है, रन्स फास्ट। दैट मीन्स कि ये हमारे कौन सा केस हो गया, 3 क्लॉजेस का केस हो गया। ये 3 क्लॉजेस का केस हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो अब मुझे बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, रन्स फास्ट, कौन तेज दौड़ता है, ध्यान से समझना। रन्स फास्ट जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, क्या वी के लिए यूज हुआ है, वी रन्स फास्ट, नहीं, ये तो बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो रन्स फास्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, वो किसके लिए यूज हो रहा है, इस लड़के के लिए, द बॉय के लिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये लड़का तेज दौड़ता है तो सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉय रन्स फास्ट, द बॉय रन्स फास्ट। दैट मीन्स कि इस रन्स को क्या चाहिए, इस रन्स को सब्जेक्ट चाहिए, इस रन्स को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो ये जो लड़का है वो इस रन्स का सब्जेक्ट है, वो जो लड़का है वो इस रन्स का क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान देना मेरी बात पे। अब मुझे बताओ, हमें ये बात समझ में आ गई कि इस रन्स का ये बॉय सब्जेक्ट है। आगे जाके मुझे ये बताओ, इस बॉय को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, होम। इस बॉय को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, होम। लेकिन इस बॉय को अगर होम रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें ये बात पता है कि होम तो जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। होम तो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन मुझे क्या इस बॉय के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है यहाँ पर, नहीं, क्योंकि ये वाला जो मेरा क्लोज है इसके लिए तो मुझे बॉय को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस क्लोज के लिए मुझे बॉय को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो होम तो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे होम नहीं आ सकता, यहाँ पे होम यूज नहीं हो सकता। होम तो यूज नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास हु है, लेकिन हमारे पास हु है जो सब्जेक्ट का काम कर जाता है। ये बात समझ में आई, हु है जो किसका काम कर जाता है, सब्जेक्ट का। तो अब सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही बनेगा, हु रन्स फास्ट। ठीक है, दिस इज द बॉय हु रन्स फास्ट, दिस इज द बॉय हु रन्स फास्ट। बिल्कुल, अब ये जो हु है वो इस रन्स का सब्जेक्ट बन गया और हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को, तो बॉय इसका सब्जेक्ट बन गया। ये बात समझ में आई, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है उससे पहले प्रीपोजिशन कभी भी नहीं आता, जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमारा प्रीपोजिशन कभी भी नहीं आता, और कभी भी नहीं आता। तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पर जो प्रीपोजिशन गिवन है वो पोजीशन बिल्कुल इसकी गलत गिवन है। ठीक है, ये पोजीशन जो है वो बिल्कुल गलत गिवन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हु है वो किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कौन से क्लोज के लिए कर रहा है, इस क्लोज के लिए, रन्स फास्ट के लिए किसका किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आई, ऊपर वाला रब कर दूं, ठीक है। इसको इतना नोट कीजिए एक बार। अभी हमारा एक क्लोज और रह रहा है इसमें, वी वर टॉकिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हु को रन्स फास्ट के लिए क्या बनना था, होम को रन फास्ट के लिए क्या बनना था, सब्जेक्ट बनना था। लेकिन होम कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, तो हमने होम की जगह क्या यूज कर लिया, हु यूज कर लिया। ठीक है, और हमें पता है हु खुद से पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता, क्योंकि प्रीपोजिशन कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आता, प्रीपोजिशन कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास एक और चीज बच गई, और वो क्या, वी वर टॉकिंग, वी वर टॉकिंग। ठीक है, वी वर टॉकिंग। तो इस सेंटेंस को अगर मैं दोबारा से लिखूं थोड़ा सा, तो क्या बन रहा है मेरा सेंटेंस, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु वी वर टॉकिंग, हु वी वर टॉकिंग रन्स फास्ट, हु वी वर टॉकिंग रन्स फास्ट। आई थिंक ये चीजें आपने लिख ली होंगी यहाँ पे। अब आपको ये पता लग गया कि मैंने वहां से होम को क्यों हटाया है, क्योंकि रन्स फास्ट का मुझे सब्जेक्ट चाहिए था।
और रन्स फास्ट का सब्जेक्ट होम बन नहीं सकता था, क्योंकि होम हमेशा ही ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, हु यूज़ कर लिया। हमें यहाँ पे गिवन थी प्रीपोजिशन अबाउट, लेकिन वो इससे पहले आ नहीं सकती हु से पहले, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन कभी भी नहीं आती। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, ये जो एक और चीज गिवन है इसका मुझे ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, दैट इज वी वर टॉकिंग। वी वर टॉकिंग किसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट से हमें पता लग गया ना कि किसी के बारे में बात हो रही है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द बॉय, वी वर टॉकिंग अबाउट द बॉय। अब हमें एक बात समझ में आई कि ये जो लड़का है ये इस रन्स फास्ट के लिए तो सब्जेक्ट है, इस रन्स फास्ट के लिए तो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो क्लोज हमें गिवन है वी वर टॉकिंग, इसके लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब हमने 3 क्लोज का केस सीखा था तो हमने देखा था हु जो है वो 2 एडजेक्टिव क्लोज के लिए यूज हो रहा था, इसके लिए भी और इसके लिए भी। हु जो है वो 2 एडजेक्टिव क्लोज के लिए यूज हो रहा था, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब मैं हु से पहले तो प्रीपोजिशन को नहीं लगा सकती, लेकिन जो मेरी वर्ब गिवन है उसके जस्ट बाद तो मैं प्रीपोजिशन को लिख ही सकती हूँ, उसके जस्ट बाद तो मैं प्रीपोजिशन को लिख ही सकती हूँ। तो सेंटेंस मेरा क्या बनेगा, दिस इज द बॉय हु वर टॉकिंग अबाउट रन्स फास्ट, हु वर टॉकिंग अबाउट रन्स फास्ट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो हु है वो इस रन्स फास्ट के लिए तो क्या है, सब्जेक्ट, वो इस रन्स फास्ट के लिए तो क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन वो इस वी वर टॉकिंग अबाउट के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, वो इस वी वर टॉकिंग अबाउट के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आज से हम ये रट्टा नहीं मारेंगे कि हु जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट का काम करता है, हु जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट का काम करता है, ऐसा नहीं है। हु जो है आपका सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है और हु जो है आपका ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन हु जो है वो अपने पास फोकस रखना चाहता है हमेशा ही, हु जो है वो अपने पास फोकस रखना चाहता है हमेशा ही, इसलिए वो ज्यादातर किसकी तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह। वो अपने आप को किसकी तरह दिखाना चाहता है, सब्जेक्ट की तरह, कि भाई मेरे पास ही सारा फोकस है, और ये अपने आप को सब्जेक्ट की तरह दिखाना चाहता है, अपने पास फोकस रखना चाहता है। इससे पहले हम क्या नहीं लगाते, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। उस प्रीपोजिशन को ये पीछे फेंक देगा कि अपनी वर्ब के पास जाओ जहां पे आपको जाना है, क्योंकि सारा फोकस जो है वो मेरे पास है, सारा फोकस जो है वो सब्जेक्ट के पास होता है। जैसे मैं बोलूं राम इज गोइंग टू मार्केट, तो सारा फोकस राम के पास है, क्योंकि राम ही काम कर रहा है, ठीक है। राम इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है राम, तो सारा फोकस किसके पास है, राम के पास। तो वही चीज हु कहता है कि हु कहता है मैं सब्जेक्ट हूं, मैं सारा फोकस खुद के पास रखूंगा। तो चाहे मैं बेशक ऑब्जेक्ट का काम करूं सेंटेंस में, चाहे बेशक मैं ऑब्जेक्ट का काम करूं सेंटेंस में, लेकिन मैं अपने से पहले प्रीपोजिशन को नहीं लूंगा। मैं अपने से पहले प्रीपोजिशन को अगर नहीं लूंगा तो प्रीपोजिशन कहाँ चली जाएगी, अपनी वर्ब के बाद ही चली जाएगी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, वी वर टॉकिंग अबाउट द बॉय, इस वी वर टॉकिंग अबाउट के लिए बॉय क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हु। तो इस क्लोज के लिए हु क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूं दिस इज द बॉय हु रन्स फास्ट, तो रन्स फास्ट के लिए ये बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये बॉय को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हु। तो इस रन्स फास्ट के लिए हु क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। तो हु ने सब्जेक्ट का काम भी किया और ऑब्जेक्ट का काम भी किया, लेकिन हु हमेशा अपने पास फोकस रखता है, इसलिए हम इससे पहले कभी भी प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते हैं। अगर हमें प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत है तो हम उसको वर्ब के साथ ही यूज करेंगे, जब हमारा सेंटेंस में क्या आ रहा हो, हु, ठीक है। हुम क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि हुम यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट की भी जरूरत है इस क्लोज के लिए। तो हुम तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो मैं यहाँ पे हु से काम चला सकती हूँ, जो सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, लेकिन फोकस हमेशा इसके पास रहता है, तो प्रीपोजिशन आपकी पीछे फेंक दी जाएगी और हु जो है कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन को नहीं लेगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई, हो सकता है आपके लिए चीजें नई हो, एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना ताकि चीजें जो है वो दिमाग में बैठे आपके, ठीक है। तो मैं चीजें आपको उस लेवल तक की बता रही हूँ जिससे आपका कोई भी एग्जाम नहीं रह सकता, अगर आप सिंसियरली रिवाइज कर रहे हैं चीजों को साथ साथ। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसकी एक छोटी सी समरी बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि जब हमारा हु सेंटेंस में यूज हो रहा है, और हमें सेंटेंस में प्रीपोजिशन को भी यूज करना है, जब हमारा सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज हो रहा है और हमें प्रीपोजिशन को भी यूज करना है, तो ये प्रीपोजिशन कहाँ यूज होगी स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ
सेंटेंस, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जिस सेंटेंस के साथ वो प्रीपोजिशन यूज होना है वो एंड में ही लिखी जाएगी, जब हमारे सेंटेंस में क्या आ रहा हो, हु आ रहा हो। अब हमने देख लिया हु जो है वो सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, लेकिन ये फोकस हमेशा खुद के पास रखता है, ये फोकस हमेशा खुद के पास रखता है, और फोकस खुद के पास रखता है इसलिए ये प्रीपोजिशन को अपने साथ में नहीं आने देता, ये प्रीपोजिशन को अपने साथ में नहीं आने देता। तो अब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। दिस इज द बॉय टू होम वी वर टॉकिंग, दिस इज द बॉय टू होम वी वर टॉकिंग। ये वही लड़का है जिससे हम बात कर रहे थे, ये वही लड़का है जिससे हम बात कर रहे थे। होम को पीछे ले आओ, वी वर टॉकिंग टू होम, तो होम की जगह मैंने क्या लिख दिया, द बॉय। तो वी वर टॉकिंग द बॉय, तो लड़के से बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत है, और प्रीपोजिशन की जरूरत है और मैंने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत है, मैंने उसकी जगह टू यूज कर लिया उसके साथ में, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने लिखा, दिस इज द बॉय हु वी वर, हु लिख लीजिए, नीचे वाला रब कर देती हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, हु वी वर, टू हु लिख लीजिए एक बार, वी वर टॉकिंग, टू हु वी वर टॉकिंग। तो अभी जितनी बातें मैंने आपको समझाई स्टूडेंट्स, क्या हु अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा? नहीं, हु कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा, और हु कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा तो प्रीपोजिशन हमें कहाँ लिखनी पड़ेगी, सेंटेंस के एंड में लिखनी पड़ेगी। अब काम तो ऑब्जेक्ट का ही कर रहा है, वी वर टॉकिंग टू, ठीक है, तो ये हु जो है ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, लेकिन ये फोकस हमेशा अपने पास रखता है, तो ये प्रीपोजिशन को कभी भी नहीं लेता, तो प्रीपोजिशन हमें कहाँ लिखनी पड़ेगी, एट दी एंड लिखनी पड़ेगी। तो जब आपने होम को यूज किया तो प्रीपोजिशन को साथ में यूज कर लिया, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले तो यूज हो सकती है, सब्जेक्ट से पहले यूज नहीं हो सकती। हु अपने पास सारा फोकस रखता है, तो ये कहता है मैं प्रीपोजिशन नहीं लूंगा, प्रीपोजिशन को पीछे फेंक दो। तो प्रीपोजिशन जो है जब आपका हु सेंटेंस में यूज हो जाए तो प्रीपोजिशन को हम कहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, पीछे लिख देते हैं। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई हैं, ना आई हो तो एक बार वीडियो को वापस से दोबारा देख लेना, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए चीज़ें नई हो सकती हैं, तो एक बार वीडियो को रिवाइज करना, वीडियो को दोबारा देख लेना और अपने नोट्स को रिवाइज करना। नोट्स आपको साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रीपोजिशन के साथ आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन का आप क्या कहते हैं, टू होम से भी बना सकते हो सेंटेंस को, और अगर सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो प्रीपोजिशन को हम एंड में लिख देंगे। तो प्रीपोजिशन के साथ हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो आई थिंक आपको हु और होम रिलेटिव प्रोनाउन, हु और होम रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो समझ में आ गया है। होम हमेशा ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हु जो है सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो प्रीपोजिशन पीछे ही जाएगी, हु कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा क्योंकि वो अपने पास फोकस रखता है, ठीक है। तो आज से आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर आपको लेक्चर जो है वो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाएंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको सारी क्लासेज ऐसे ही मिलती रहेंगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। तो जस्ट इनको देखते जाइए, सीखते जाइए साथ साथ, ठीक है। और शेयर जरूर कर दिया करो स्टूडेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक नीचे गिवन होते हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। किसी को ना भी पसंद आ रही हो तो डिसलाइक कर देंगे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चीज़ें बस सीख लीजिए। ओके क्लास, चलिए पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू क्लास।